टेम्परेचर को अगर अपन एज ए लिमिटिंग फैक्टर यानी कि सीमाकारी कारक की तरह देखें तो विशेषकर ये इस प्रकार के जंतुओं को अधिक प्रभावित करता है, जो कि कैसे होते हैं, पॉइकिलोथर्मल या असमतापी जंतु होते हैं। खासतौर से इनका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिवर्धन, जिसमें अंडे देना, अंडे से आगे का डेवलपमेंट, उससे डायरेक्टली जुवेनाइल का जन्म होगा या लार्वा निकलेगा उस अंडे से, वो पूरा प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और ऐसा देखा गया है कि वार्मर टेम्परेचर पे यानी कि तुलनात्मक रूप से अधिक तापमान पे एग्स और लार्वे का जो डेवलपमेंट है वो अधिक सुगमता से होता है, अधिक स्मूथली हो जाता है। टेम्परेचर आप ऑप्टिमम रखेंगे, एक एग्जांपल है उसका, जैसे ट्राउट है, मछली है, इसके अंडों यदि अपन 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डेवलप कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ एग्स जो है उसको अपन 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेवलप कर रहे हैं, तो अपन क्या पाते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डेवलपमेंटल प्रोसेस नॉर्मल और फास्टर होता है। तो ये सिद्ध करता है कि टेम्परेचर जो है जंतुओं के मूवमेंट, उनके डेवलपमेंट, इन सब प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, खासतौर से किसमें, असमतापी जंतुओं में। टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, नॉर्मल से अधिक हो जाएगा तो भी स्लो हो जाएगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज पे वो स्मूथली चलेगा। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो होने वाला फोटोसिंथेसिस है, उसके अंदर भी अपन ये देखते हैं कि जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है दैट इज 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इससे कम या इससे अधिक तापमान पर फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। तो ये इस एंगल से एक सीमाकारी कारक हो गया कि साहब एक मिनिमम टेम्परेचर रेंज जरूरी है, अगर उस टेम्परेचर रेंज के अंदर रहा तो बायोलॉजिकल प्रोसेस स्मूथली होगा, और उस रेंज से कम या उस रेंज से अधिक हो गया तो बायोलॉजिकल प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है एज ए लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है वो है लाइट, प्रकाश, जिसको अपन एक सीमाकारी कारक के रूप में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपन पाते हैं कि ग्रीन प्लांट्स के लिए और डीप वाटर एनिमल्स के लिए एक सीमाकारी कारक है। ग्रीन प्लांट्स के लिए इसलिए क्योंकि वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर, वो लाइट से काफी हद तक अफेक्ट होती है। और इसी तरह से जो गहरे जल में रहने वाले जंतु हैं उनमें प्रकाश की जो उपलब्धता है वो अपने आप में बहुत कम होती है, तो उसमें अकॉर्डिंगली अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन देखने को अपने को मिलते हैं। लाइट बेसिकली अगर अपन देखें तो ये क्या है, ये सन से प्राप्त जो रेडिएंट एनर्जी है उसका कंपोनेंट है, जो जीवों के संरचनात्मक और व्यवहारात्मक लक्षण जो है वो लाइट पे डिपेंडेंट होता है काफी हद तक, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अपन बात करेंगे अभी, एक टॉपिक है छोटा सा, फोटो पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियडिज्म मीन्स समयांतरा। ये प्लांट के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है फोटो पीरियडिज्म को। तो ये बेसिकली लाइट पे डिपेंडेंट एक फिनोमेना है फोटो पीरियडिज्म, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा मैक्सिमम और मिनिमम लेवल पे लाइट जो होती है वो एक वाइटल फैक्टर के साथ साथ, वाइटल फैक्टर मतलब महत्वपूर्ण कारक तो है ही है, साथ साथ में एक कैसा कारक है, लिमिटिंग फैक्टर है, सीमाकारी कारक है। अर्थात अगर एक मिनिमम क्वांटिटी से कम अगर लाइट की मात्रा कर दी या लाइट का एक्सपोजर मिनिमम क्वांटिटी से कम कर दिया तो जीव के जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे अपन सीमाकारी कारक के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। वो फैक्टर जो अपने मिनिमम प्रेजेंस की वजह से जीव की लाइफ में कोई ना कोई एक ड्रास्टिक चेंज ला सके, वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। तो अपनी न्यूनतम मात्रा अगर वो प्लांट्स को नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, एनिमल्स को नहीं मिली तो वो अपनी वाइटल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब जो लाइट है उसका कौन कौन सा फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइट का कौन सा फैक्टर, इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। लाइट कैसी है, डिम लाइट है, ब्राइट लाइट है, कम लाइट है, ये होती है उसकी इंटेंसिटी। उसकी क्वालिटी, खास तौर से क्वालिटी डिपेंड करती है ये फोटोसिंथेसिस, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, उसका कलर, और फिर थर्ड आ जाता है उसका ड्यूरेशन, समय,
कि साहब लाइट 24 घंटे में से एनिमल को या प्लांट को मात्र 6 घंटे मिली या 4 घंटे मिली या 12 घंटे मिली, वट एवर इट इज। तो ये ड्यूरेशन कहलाता है कि कितने ड्यूरेशन तक उस जीव का, उस प्लांट का या एनिमल का लाइट के साथ में एक्सपोजर रहता है, वो कहलाता है ड्यूरेशन। ये डे लेंथ पर डिपेंड करता है। सर्दियों में अपने पता दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन बढ़ जाते हैं। तो डे लेंथ यही है जो लाइफ को अफेक्ट करती है। इसी को अपन आगे पढ़ते हैं। जब अपन लाइट के बारे में बात करते हैं एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक फिनोमिना है जिसको मैंने नाम लिया था फोटोपीरियोडिज्म या फोटोपीरियोडिसिटी। ये लाइट का अमाउंट जो है वो एनिमल्स की फिजियोलॉजी उसको इन्फ्लुएंस करता है। डे लेंथ, सीधा बोले तो दिन सर्दियों में छोटे होते हैं, गर्मियों में बड़े होते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में इस पॉइंट को याद रख लें आप। तो लाइट का ये जो नियंत्रणकारी जो प्रभाव है, ये जंतुओं के माइग्रेशन को अफेक्ट करता है, मूवमेंट को अफेक्ट करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, माइग्रेशन, उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस डालता है। ठीक है, अब एक उदाहरण मैंने लिखा है जैसे यहाँ पे बर्ड्स का। तो कई बर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो कि लोकलाइज होते हैं, उनमें माइग्रेशन सिर्फ इतना सा होता है कि सुबह निकले अपने घोंसले से और शाम को वापस घोंसले में आ गए। एक होते हैं सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में वो बर्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, खासतौर से ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए। तो उनमें ये देखा गया है कि आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से अगर लाइट ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, प्रकाश का समय अवधि बढ़ा दी गई, तो वहां पे जो गोनेड्स का जो डेवलपमेंट है, जननों का विकास, माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस, इस शब्द का अर्थ यह है कि जब पक्षी प्रवास करते हैं, जब माइग्रेट करते हैं, तो उनमें एक अजीब सी बेचैनी, रेस्टलेसनेस वो देखी जाती है। ये बेसिकली हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से होता है, हार्मोनल प्रभाव होता है कि जो गोनेडल हार्मोन्स हैं, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला, जो कि पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है, वहां से एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को बढ़ाता है और वो गोनेड्स पे प्रभाव डालता है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और जो दूसरे रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल बढ़ जाते हैं और उसका परिणाम होता है इसको एक शब्द में अपन ने लिख दिया, माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस। ये देखने को मिलती है। तो लाइट ड्यूरेशन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने पर, यानी कि मान लीजिए नॉर्मल डे लेंथ है उस टाइम 10 घंटे की, या सपोज कम 8 घंटे की डे लेंथ है, दिन छोटा है ना, और अपन ने आर्टिफिशियल लाइट दी उसको, ट्यूबलाइट की या किसी दूसरे सोर्स से, तो वो लेंथ बढ़ा दिया आपने, 2-3 घंटे ज्यादा दे दी। तो उसका परिणाम है, क्या परिणाम है? गोनेड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा परिणाम है माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस, है ना, प्रवास से पहले जो बेचैनी होती है वो उनके अंदर व्यवहारात्मक परिवर्तन है, बेसिकली वो देखा जाएगा। उनकी त्वचा के नीचे फैट इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि फैट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है, उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली लाइट पे डिपेंडेंट फिनोमेना पूरा पूरा। दूसरा है कि एनिमल्स के अंदर होने वाली जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, खासतौर से मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों में, उनमें से एक है ईस्टर साइकिल, जो साल में एक बार 2 बार या ज्यादा भी कईयों में देखने को मिलती है। तो वो फोटोपीरियोडिज्म से साथ जुड़ी रहती है। एक पर्टिकुलर सीजन आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रजनन काल। स्तनधारी कई ऐसे होते हैं जिनमें ईस्टर साइकिल होती है, वो एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन में ही ब्रीडिंग शो करते हैं, उनमें तभी ओव्यूलेशन होता है और तभी जो है वो मेटिंग होती है और उसी के बाद वो अगली संतति को जन्म देते हैं। तो ये लाइट पे डिपेंडेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अपने को थोड़ी सी एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। वो पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव ग्लैंड होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में। इस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन जो होता है वो इस प्रोसेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनिमल्स के संदर्भ में। लाइट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक और पॉइंट्स हैं, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन ये बात करें तो ये देखा जाता है कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रहे हैं सन से, वो सारे लाइट को पेनिट्रेट नहीं कर पाते और उसका सीधा रिजल्ट देखने को मिलता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, प्रकाश संश्लेषण की दर पे।
जलीय माध्यम में रेड और ब्लू लाइट जो होती हैं वो एंटर नहीं कर पाती, केवल ग्रीनिश लाइट जो होती है वो एंटर कर पाती, और ये क्लोरोफिल से पुअरली एब्जॉर्ब होती है ग्रीनिश लाइट। क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया उनके लिए। दूसरा है कि जो डीप सी वाटर या डीप वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो हर जगह नहीं मिलते, खासतौर से मैरीन एनवायरनमेंट में उनकी अवेलेबिलिटी बड़ी पुअर होती है, नहीं होती। तो वहां पे जो रहने वाले जंतु हैं खासतौर से उनके पास में दो ही ऑप्शन होता है, क्या कि वो दूसरे जंतुओं को खा लेते हैं, शिकारी और शिकार, ये रिलेशनशिप चलता है डीप वाटर के अंदर। तो लाइट की एब्सेंस में उनमें जो अनुकूलन होते हैं वो होते हैं कि उनके अंदर या तो आईज जो होती है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती हैं, या कुछ एक एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। फिलहाल अपन अडेप्टेशंस की बात नहीं कर रहे, केवल इसको एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में देख रहे हैं। तो वहां पर बेसिकली जो फूड की अवेलेबिलिटी है लाइट के कारण से, जो दिखने की जो क्रिया है वो प्रभावित होगी, और उससे जंतु अपने शिकार को देखने में उसमें चले जाएगा। और ये चीज स्थलीय जंतु पर भी लागू होती है कि साहब डे लेंथ कम हो गई तो शिकार ढूंढने के लिए कम टाइम मिलेगा, खासतौर से जो जंतु दिन में शिकार ढूंढते हैं। रात्रिचर की तो बात छोड़ दो, नॉक्टर्नल होता है, रात को भी अपना काम कर लेता है। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया वहां पर। तो डीप वाटर में, समुद्री गहरे जल में रहने वाले जो जंतु हैं वो कैसे होते हैं, या तो होते हैं कार्निवोर्स मांसाहारी, या होते हैं स्कैवेंजर्स, अर्थात जल की ऊपरी सतह से जो भी ऑर्गेनिक मैटर नीचे प्रेसिपिटेट होता है उस पर वो डिपेंडेंट होता है, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है। एनिमल्स में लाइट की एक और इंपॉर्टेंस है, और वो ये है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में शरीर की जो त्वचा होती है उसमें विटामिन डी का संश्लेषण एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जो उसका एक स्टेप जो होता है वो स्किन में कंप्लीट होता है, तब जाके कहीं वो विटामिन डी बन पाता है। तो ये लाइट उस प्रोसेस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक सीमाकारी कारक। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। जब आप वाटर को एज ए लिमिटिंग फैक्टर स्टडी करते हैं तो ये देखना होगा कि वाटर किस तरह से लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो कुछ एक कंडीशन है, खासतौर से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, स्थलीय वातावरण में, या ऐसे हैबिटेट में जहां पे टेम्परेरीली फ्रेश वाटर स्टोर हो जाता है, भर जाता है, जैसे कि पॉन्ड्स, छोटे तालाब, बीचेस, खड्डे वगैरह। और थर्ड है सॉल्टी वाटर बॉडी, लवणीय जल का कोई भी झील या बड़ा एक पॉन्ड। यहां पर क्या होता है कि ऑस्मोसिस, कौन सा वाला ऑस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस द्वारा लगातार एनिमल की बॉडी से पानी बाहर निकलता रहता है। तो वाटर को कंजर्व करना ही उसके लिए चैलेंज रहता है। तो यहां पर वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन अपने को क्लियर है, ऐसा फैक्टर जो कि अपनी न्यूनतम मात्रा में उपस्थित रहकर जीव के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, वो लिमिटिंग फैक्टर है। ये बेसिक चीज दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे वाटर कब लिमिटिंग होगा, एक नदी के अंदर तो वाटर लिमिटिंग नहीं हो सकता जो साल भर बहती है, लेकिन एक फ्रेश वाटर बॉडी जैसे मैंने बताया आपको, पॉन्ड या डिचेस, वहां पर ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, या फिर ये सॉल्टी वाटर के अंदर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, जहां पे पानी जंतु के शरीर से लगातार बाहर निकलता रहता है। तो वाटर को कंजर्व करना उसके लिए चैलेंज हो जाता है। जैसे कि जो होता है ना मैरीन या सॉल्टी लेक्स जो होती है ना, वहां पर ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पर वाटर एक सीमाकारी कारक की तरह काम करेगा। दूसरा जो उदाहरण है यहाँ पे वो है लंग फिशेस। लंग फिशेस जो होती हैं वो विदाउट वाटर भी कुछ समय तक सर्वाइव कर जाती हैं। ये डिचेस के अंदर चली जाती है, मड जो कीचड़ जिसे कहते हैं, गीले पानी के जो कीचड़ टाइप के जो प्लेसेस बने रहते हैं उनके अंदर बिल बना के उसमें छुप जाती है। इसी तरह से ये एम्फीबियंस हैं, सैलामेंडर्स, ये भी मॉइस्ट प्लेसेस में चले जाते हैं। क्रेफिश, ये आर्थ्रोपोड्स हैं, ये अपने आप को टेम्परेरीली गीली मिट्टी या कीचड़ में छुपाकर ड्राई कंडीशन का सामना करते हैं। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि जैसे रेनी सीजन आया, वाटर बॉडीज में वापस से पानी इकट्ठा हुआ और ये एनिमल्स उसी पानी का वापस से यूज कर लेते हैं और उसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फिर सर्वाइव करते हैं। लेकिन वाटर कब लिमिटिंग होगा, जब वाटर बॉडी में वाटर का अमाउंट कम रह जाएगा। जैसे कि रेनी सीजन चला गया, पॉन्ड के अंदर पानी भर गया, अब धीरे धीरे
गर्मी आई तो वो पानी का इवोपरेशन हुआ, धीरे धीरे वो पानी बिल्कुल खात्मे कगार पर आ गया, बिल्कुल एकदम नील वाटर टाइप की सिचुएशन हो गई। तो कीचड़ टाइप का जो स्थान बसता है उसमें ये सर्वाइव कर लेती है लंग फिशेस, है ना। लंग फिशेस तो ऐसी होती है कि इनको पानी की जरूरत नहीं भी होती, मतलब कई बार तो ये, है ना, बिल्कुल कीचड़ में रह लेती हैं लंबे समय तक। सैलामेंडर्स एम्फीबियंस होता है, ये भी कम पानी के अंदर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये आर्थ्रोपोड्स से मैंने बताया आपको, ये अस्थायी रूप से गीली मिट्टी या कीचड़ में छुपाकर ड्राई कंडीशन का सामना कर लेते हैं। फ्रॉग्स के लिए एक चैलेंज होता है। फ्रॉग्स हालांकि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों तरह के हैबिटेट में रह सकता है, स्थलीय और जलीय दोनों तरह के हैबिटेट में फ्रॉग रह सकता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन के लिए फ्रॉग को वाटर बॉडी के पास जाना पड़ता है। एम्फीबियंस जो होते हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में एम्फीबियंस नहीं मिलते। तो फ्रॉग्स क्या है, एम्फीबियन है, तो ये रेनी सीजन होने पर वाटर बॉडी के पास चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अंडे देते हैं तो अंडों के बाहर ठोस कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता, वो जेली कोट से सुरक्षित रहता है, तो सूख नहीं जाए इसके लिए वो गीली जगह पर अंडे डिपॉजिट करता है फीमेल फ्रॉग, है ना। या दूसरे को अनुकूलन होता है उनमें, तो वहां पर वाटर की जरूरत होती है कि जो लार्वा बाहर आता है अंडों से वो जल में रह सकता है। उस तरह के वातावरण में लार्वा जीवित नहीं रह सकता। तो अगर जल नहीं है या जल कम है तो वहां पर वो सीमाकारी कारक हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। आप फ्रॉग को नहीं समझ रहे, आप समझ रहे हो फ्रॉग के लिए उसका जो हैबिटेट है उसमें कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। दिमाग में क्लियर होना चाहिए, पढ़ता है। इसी तरह से जो डेजर्ट एनिमल्स हैं, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु हैं, उनके साथ में और डेजर्ट प्लांट्स के साथ में, जैसे कैक्टस हो गया, एलोवेरा है, तो यहाँ पर क्या है कि वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजीज डेवलप हो जाती हैं, अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। स्टोमेटा का खोलना बंद होना, वो सारा जो है वाटर की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपिरेशन की दर और ये सारे जितने भी बॉटनी से रिलेटेड पार्ट्स, फिजियोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे फिर अनुकूलन के रूप में आते हैं। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि लो वाटर इकोनॉमी के चलते उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कम होती है। मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो वाटर लॉस चेक हो जाता है। ये एक प्रकार का अनुकूलन है। तो इस तरह से अपने को वाटर को पढ़ना है यहाँ पे एज ए लिमिटिंग फैक्टर की तरह। बात करते हैं वाटर करंट, जलधाराएं, ये किस तरह से एक लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक की तरह कार्य करती हैं। अपन इस चीज को पहले भी संक्षेप में पढ़ चुके हैं कि जब एक छोटे पॉन्ड या एक रिवर, छोटी रिवर चाहे किसी दूसरी वाटर बॉडी में, जब रेनी सीजन में कहीं पानी आता है, काफी बड़ी मात्रा में पानी आता है, तो अपने साथ में ये मिट्टी और कंकड़ पत्थर बहा के लाता है। सिल्ट जिसे कहते हैं, क्ले टाइप की मिट्टी जो होती है, बारीक मिट्टी, वो भी उसके साथ बह के आ जाती है। जहां पे वो बह के जाके जमा होती है तो नेचुरल उस वाटर बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी को वो चेंज कर देती है। यानी कि मान लीजिए एक पॉन्ड है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिट्टी जाके मिल गया तो नेचुरल उसकी गहराई कम हो जाएगी, उसके अंदर पानी जो इकट्ठा है उसकी जो है गंदलापन जो है, उसकी जो टर्बिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। टर्बिडिटी इंक्रीज होगी तो उसके अंदर जो लाइट की पेनिट्रेंस है, प्रकाश की जो भेदन क्षमता है वो रिड्यूस हो जाएगी। उस वाटर बॉडी में अगर एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो पहले कम होती है तो और कम हो जाएगी, और उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? वहां पे रहने वाले दूसरे फौना और फ्लोरा पे पड़ेगा। तो ये इफेक्ट है किसका? वाटर करंट का। जलधाराएं जो कि सीजनल होती हैं, उनका ये इफेक्ट है। वाटर करंट अपने साथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को काफी दूरी तक बहा ले जाती हैं। यदि ये फ्लड का वाटर है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर, चिकनी मिट्टी मिली रहती है, जो जिस भी वाटर बॉडी में मिलती है उसको अधिक टर्बिड यानी कि अधिक गंदला बना देती है। उसका परिणाम ये कि उस वाटर बॉडी का इल्यूमिनेशन यानी कि वहां पे प्रकाश की उपलब्धता कम हो जाएगी। एक्वाटिक प्लांट्स पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और वहां के फ्लोरा फौना कम्युनिटी जो है वो अफेक्टेड होंगे। एक पॉइंट और है कि वाटर करंट ऐसे एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं जो कि स्लो मूविंग होते हैं, धीमे चलने वाले होते हैं, एक ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं एक्वाटिक होते हुए भी। तो ये वाटर करंट्स अपने साथ में उन एनिमल्स को या उन एनिमल्स के लार्वास को दूसरी जगह पर अपने साथ बहा ले जाते हैं, और जब वो दूसरी जगह बह के चले जाते हैं तो वहां पे भी अपना एक नया आवास निर्मित कर लेते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है भौगोलिक वितरण, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो एक तरह से ये लाभदायक हो गया, बेनिफिशियल हो गया कि एनिमल की जो प्रेजेंस है वो पहले एक ही या दो जगह थी, जो कई जगह पे हो जाती है, जिससे उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये वाटर करंट का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट जो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम कर सकता है वो एक फैक्टर है वायु, हवा। जैसे कि हमको पता है कि बहती हुई वायु को अपन बोल देते हैं हवा, है ना। ये विंड कहलाती है। एयर और विंड, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपके सामने है। तो जो विंड होती है वो कई जीवों के ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है, वृद्धि और भौगोलिक वितरण को प्रभावित करती है। जैसा अपन कहते हैं कि साहब हवा तेज है और गर्मियों का मौसम है, तो वो हो सकता है आंधी का भी रूप ले सकती है ना। और ड्राई एयर जो होती है वो पत्तियों के ऊपर की जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसको उड़ा ले जाती है अपने साथ में। तो नेचुरल पत्ती के ऊपर की सरफेस जब ड्राई होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ने से वो पत्तियां बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं और उनका कलर भी चेंज होता है, वो ब्राउन हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, गिर जाती हैं, वो नुकसान हो जाता है उससे। तो ये एक विंड का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप इसको, एक कमी है जिसके कारण से ये सर्वाइवल पे असर डालती है अपना। नेचुरल है, जब पत्तियों के ऊपर की नमी निकल जाएगी तो एयर कैसी हो जाएगी, ड्राई एयर अपने साथ नमी ले गई तो वो ड्राइनेस को इंक्रीज करेगी। ड्राइनेस जब इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो भी बढ़ेगी। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पत्तियों का जल वाष्पीकृत हो जाएगा, पत्तियां सूखेंगी, मुरझा जाएंगी, हो सकता है गिर भी जाए, जल्दी पीली पड़ जाए। ये सारे इफेक्ट होते हैं उसके। दूसरा है कि तेज हवा जो होती है अपने साथ साथ सीड डिस्पर्सन, बीजों के भौगोलिक वितरण, उसमें मदद करती है। पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है। आप बॉटनी में पढ़ते हैं एयर पॉलिनेटर्स, वायु द्वारा परागण, तो वो विंड ही उसके अंदर सहायक होती है। और कई लाइट एनिमल्स हैं जिनका वेट कम होता है, खासतौर से इंसेक्ट्स, स्पाइडर, मकड़ियां, माइट्स, ये एरेक्निड्स होते हैं सारे, फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। मोलस्क, स्नेल, खासतौर से लैंड स्नेल्स होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। तेज हवा आती है तो उस हवा के साथ सतह पर अगर मौजूद है तो ये भी दूरी तक उड़ के चले जाते हैं हवा के साथ साथ, तो इनका डिस्पर्सल हो जाता है। जैसा मैंने कहा ना, बीजों का भौगोलिक वितरण, परागकणों का भौगोलिक वितरण, ऐसे इन जंतुओं के भौगोलिक वितरण में हवा सहायक हो जाती है क्योंकि जंतु हल्के होते हैं। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है इस काम के लिए भी। सॉइल एक और इकोलॉजिकल फैक्टर। सॉइल फैक्टर्स को अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इडैफिक फैक्टर्स। इडैफिक फैक्टर में सॉइल को अगर अपन दो एंगल से देखो, एक आप प्लांट के एंगल से देखें, एक आप एनिमल के एंगल से देखें, तो सॉइल कमोबेश बाय एंड लार्ज स्टेबल एक एनवायरनमेंट है। वहां पे जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो आते हैं, पर्यावरणीय परिवर्तन जो होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलते एज कंपेयर टू अदर हैबिटेट्स। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है या एक्वेटिक हैबिटेट है, वहां पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। लेकिन सॉइल के अंदर जो उतार चढ़ाव है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वो कमोबेश कम देखने को मिलते हैं। तो सॉइल का जो फौना है, सॉइल में पाए जाने वाले जंतु हैं, वो मेनली होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। वर्टिब्रेट सॉइल में रेयरली मिलता। तो सॉइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग घटक हैं, जो आवश्यक है, सबसे पहले तो रहने के लिए जगह चाहिए जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में होती है। दूसरा है कि उसमें अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, फूड अवेलेबल होता है और वाटर अवेलेबल होता है। इन सब की नेसेसिटी रहती है किसी भी जीवन के सर्वाइवल के लिए। अब अपन ने देखा कि सॉइल सारी एक सी तो होती नहीं है। सॉइल के टाइप्स बहुत सारे टाइप्स हैं। मोटे तौर पे ये 4 टाइप्स के नाम मैंने लिखे हैं बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। ये घटते कम है, जैसे ग्रेवल है, ये कंकर टाइप का है, थोड़ी मोटी मिट्टी है, सैंड है और पतले पार्टिकल वाला। फिर आती सिल्ट और छोटे पार्टिकल वाला। फिर आती क्ले, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, ये चिकनी मिट्टी टाइप की होती है। इसमें पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है, ये होता है उसके टेक्सचर के बेसिस पे। अब नेचुरल जो फौना, यानी कि जो जीव जंतु सॉइल में मिलेंगे, वो सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगी वहां मिलेंगे आपको। तो सॉइल के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अन्य इकोलॉजिकल फैक्टर की तुलना में संरचनात्मक एवं रासायनिक संगठन में
बहुत ज्यादा चेंज नहीं आते, वो बाई एंड लार्ज कैसा होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ये उच्च और निम्न तापमान यानी कि बहुत हाई और लो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता, प्रभावित तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। अपन तुलनात्मक स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे। वाष्पीकरण, प्रकाश की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, विंड, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस तो होता है लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे हैबिटेट से कम होता है। इसलिए सॉइल फौना जो होता है, सॉइल में पाए जाने वाले जो जंतु हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में कमोबेश उनको कम स्ट्रेस झेलना पड़ता है, कम स्ट्रेस झेलना पड़ता है ना, कम एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सॉइल फौना में लगभग सभी तरह के इनवर्टिब्रेट आते हैं। डिपेंड करता है वो कहाँ की सॉइल है। करीब 250 स्पीशीज है खाली प्रोटोजोअन्स की, वो मिट्टी में मिलती है। इस तरह से निमेटोड्स हैं और भी दूसरे इनवर्टिब्रेट फाइलम के जितने मेंबर्स हैं वो बहुत सारे सॉइल में अवेलेबल होते हैं। तो इन्हीं को अपन स्टडी करते हैं। रिमेनिंग जो पॉइंट्स है रिगार्डिंग सॉइल, वो है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, सीधा बोले तो वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होना। अगर पानी कम है तो भी वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, और पानी ज्यादा है यानी कि वो मार्शी प्लेस हो गया, दलदल जैसी जगह होगी, तो भी वो प्लांट की ग्रोथ को, एनिमल की ग्रोथ को वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा, सीमाकारी कारक की तरह काम करेगा। तो सॉइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसकी नमी या उसमें उपस्थित जल की मात्रा। कम या अधिक होने पर वो जल कैसा हो जाएगा, एक लिमिटिंग कारक, एक सीमाकारी कारक की तरह वो काम करेगा। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा है सॉइल पार्टिकल का साइज। पार्टिकल का साइज इतना होना चाहिए कि उसके अंदर रूट की पेनिट्रेंस आसानी से हो जाए। बहुत ज्यादा हार्ड सॉइल होगी यानी कि उसके अंदर ड्राइनेस अधिक होगी, कठोर मिट्टी होगी, तो रूट की पेनिट्रेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती उसके अंदर, और वहां पे जो फौना होता है, जो जंतु है, वो भी उसमें कम ही मिलते हैं। ये पार्टिकल साइज का इसका सबका इन्फ्लुएंस है। पार्टिकल का साइज जो है वो सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वो भी निर्धारित करता है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट ठोस सॉइल होगी तो उसके अंदर पार्टिकल के बीच में गैप कम होगा, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और जीव जंतुओं के सर्वाइवल में दिक्कत आएगी। ये ड्राइनेस होने पर होगा। सॉइल में प्रेजेंट अगर कोई पैथोजन है, कोई रोगाणु है, तो वो भी एक सीमाकारी कारक हो गया कि साहब बहुत सारे उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस इस तरह के हैं जो कि प्लांट या एनिमल की ग्रोथ को रोकते हैं, इनिबिट करते हैं, तो वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएंगे। तो उसके अंदर आपको उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसको हम बात करते हैं फिर पेस्टिसाइड्स के यूज की। इसी तरह से सॉइल की जो पीएच होती है यानी कि उसकी एसिडिटी या अल्कलिनिटी, वो वहां पे फ्लोरा और फौना को डिफाइन करती है। किस तरह के प्लांट्स वहां पे ग्रो करेंगे, किस तरह के एनिमल्स वहां पे पाए जाएंगे। अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे अर्थवर्म्स की, तो अर्थवर्म के लिए अगर पीएच अगर आप सॉइल की रिड्यूस करते करते 4.5 तक ले जाओगे तो वो उसके लिए फिर फैटल हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, अर्थवर्म सर्वाइव नहीं करेगा। अर्थवर्म सर्वाइव नहीं करेगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों? आपको पता है कि अर्थवर्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसलिए अगर पीएच घट गई तो ये अर्थवर्म के लिए हार्मफुल है। लेकिन इसी की जगह अगर दूसरे एनिमल्स की बात करें, हालांकि वो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं ना, ह्यूमन यूज के लिए बहुत अच्छे नहीं, लेकिन ये अच्छी खासी एसिडिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, अम्लीयता को सहन कर सकते हैं और अम्लीय माध्यम में भी जीवित रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कम पीएच होने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कम पीएच होने का प्रभाव पड़ेगा अपने लिए खास तौर से जो इम्पोर्टेंट एनिमल है वो है केंचुआ, अर्थवर्म। तो ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये एक और फैक्टर आपका कंप्लीट हुआ सॉइल।